मैं मीडिया मैप से शिवाजी सरकार। आज हम बात करेंगे चुनाव की, खास करके जो कश्मीर में हो रही है, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। इसके कई पहलू हैं जिनमें मेरे साथ है प्रोफेसर प्रदीप माथुर। वो अपनी राय बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया, पंजाब के जब टेररिज्म के दिन थे वो भी देखें, और आज जम्मू कश्मीर में चुनाव में कई खास बातें जो हमें दिख रही हैं। इस बार के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलायंस है, जिसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर आपको पता है उमर अब्दुल्ला है। दूसरी जो रीजनल पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीडीपी, जिसकी सदर महबूबा मुफ्ती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी है, और उसके साथ कई छोटे छोटे जो दल हैं, जो पार्टियां हैं। कुछ का कहा जाता है कि ताल्लुकात जो है टेररिज्म से भी रहा है, ये टेररिस्ट जो संगठन है उनसे रहा है। तो इस तरह के माहौल में जो चुनाव हो रहा है, एक चीज जो सबसे अच्छी लगी हम लोगों को, सभी को, हिंदुस्तान के सारे लोगों को, वो है कि इस बार चुनाव जो है बहुत पीसफुली हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है, और आम आवाम जो है वो खुलकर इसमें शिरकत कर रही है। वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, खास करके जम्मू कश्मीर का हाल के जो हालात रहे हैं उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि 60 से कहीं कहीं 70% तक की वोटिंग हो रही है। ये अपने आप में खुशखबरी है। तो प्रोफेसर माथुर, हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं और जो चीज़ें देख रहे हैं, और इन हालातों में 370 हालांकि ख़त्म कर दिया गया, तो चुनाव की जो बातें हैं वहाँ 370 आज भी रेलिवेंट है। लोग 370 की बातें आज भी कर रहे हैं। और इन सारे हालातों में बीजेपी की बहुत कोशिश है कि वो कश्मीर में अपना कुछ झंडा गाड़े, कुछ सीटें लाए, और वो दिखाने की कोशिश करे कि ये नेशनल पार्टी है। कांग्रेस और एनसी का जो एक अलायंस है वो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत सूट नहीं करता है। तो उसके बावजूद कांग्रेस की भी कुछ खामियां हैं जिसके बारे में आप बताएंगे। दूसरी तरफ जम्मू के अगर चुनाव लिया जाए तो आज भी जम्मू का जो एरिया है वहाँ और कश्मीर वैली के जो एरिया है, उन दोनों की ठोस कहीं ना कहीं चल रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि जो कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, एक इसका जो है पूरा जो मुल्क है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज जो है, कश्मीर में इस सियासत को किस तरह से बदल सकता है। देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि हम लोग जम्मू कश्मीर को बहुत कम समझते हैं, और क्योंकि हमको जम्मू कश्मीर को समझने में एक बेसिक हमारे जो है कुछ फ्लॉज हैं, इसलिए हम वहाँ की पॉलिटिकल या कोई भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरह एनालाइज नहीं कर पाते। जहाँ तक इन चुनाव की बात है, एक तो मुझे समझना चाहिए कि इस वक्त वहाँ का चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस ऑल अदर्स हो रहा है। बीजेपी एक तरफ और, लेकिन साथ साथ ये भी है कि बीजेपी का विरोध इसलिए नहीं है कि वो हिंदुओं की पार्टी है या उसका एंटी मुस्लिम है, ये नहीं है। बीजेपी का विरोध इसलिए है कि बीजेपी कश्मीर के आम आदमी की जो एक अर्ज है, समझिए स्वायत्तता की, उसको बीजेपी ने कभी नहीं समझा है, हमेशा नकारा बीजेपी। जहां तक 370 धारा का सवाल है, इसको इसका कोई मतलब नहीं था, कश्मीर वाद के साथ था, हम लोग सब उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ कश्मीर के लोगों को ये एहसास हो रहा था कि वो अलग है लोगों से, उनकी एक इंडिपेंडेंस के साथ है। बीजेपी ने जो भी अपना उसकी पॉलिसी रही हो, जो भी उसने मैनिफेस्टो में कहा हो, उसके तहत बीजेपी ने 370 की धारा को अपोज कर दिया, और साथ साथ ये किया कि छोटा सा इंटरप्शन, ठीक है, 370 के बारे में कश्मीर की जो राय है वो थोड़ी सी अलग है।
और बाकी मुल्क ये समझता रहा है 370 जो है कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए समस्या क्या हुई है, शुरू से हम लोग आए हैं इस बात पे। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत जो है यूनिटरी और फेडरल दोनों है। भारत के में तमाम राज्य हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है, उनकी एक अलग बोलचाल, भाषा, पहनावा सब है। और कायदे से भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अमेरिका की तरह से या वो सब है। हुआ क्या कि चुनाव पार्टीशन के बाद जब एक भयानक दंगे हुए तो देश की सुरक्षा का सवाल हुआ, और इसलिए हमने देश की यूनिटी पर बल दिया, जो कि उस वक्त आवश्यक था। लेकिन साथ साथ ये है कि यूनिटी और यूनिफाइड कंट्री दो अलग अलग कंसेप्ट है। कश्मीर जो है वहां पर उनको अपनी स्वतंत्रता का एक थोड़ा सा अंदाज भी है सब। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि कश्मीर को समझने की थोड़ी समस्या ये भी है कि मैं बड़े दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि कश्मीर इज द लीस्ट कम्युनल स्टेट इन द कंट्री। सांप्रदायिकता का जितना कम जो है प्रभाव जो है कश्मीर पे है, मैं इतना कहीं नहीं है। आपको, मैं गया कश्मीर, मैंने लोगों से बात करी और मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो हम लोग उसके बारे में धारणाएं रखते हैं वहां से लोग बिल्कुल अलग है। मैं अगर आपसे कहूं कि कश्मीर का ट्रेडिशनली हेटेड फिगर कौन सा है, जैसे कि हम लोग रावण को मानते हैं ना कि वो सब उसमें सब दुर्गुणों के पाप थे सब है, तो एक कश्मीर के वाली के माइंड में हिस्टोरिकली सबसे हेटेड फिगर कौन सा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपके यहाँ कोई भी उसको नहीं बता पाएगा। अब मैं जो आपको बताऊंगा आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। कश्मीर का जो सबसे हेटेड फिगर है वो मुगल एम्परर जहांगीर। जहांगीर साहब जाते थे वहां पर, वो तो कश्मीर में सब तरह के मतलब विलासता करते थे, कश्मीरियों पे टैक्स लगाते थे, उनको लूटते थे। एंड टू दिस डे जहांगीर हैपेंस टू बी द मोस्ट हेटेड फिगर इन कश्मीर। ये हेटेड फिगर ना महात्मा गांधी है, ना नेहरू है, ना गोलवालकर है, ना हेडगेवार है, कोई नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो बेसिक टेम्परामेंट रहा है वो सेकुलर रहा है। शेख मैं अब्दुल्ला, आपके इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करके एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में कश्मीर का जो मुद्दा है जिसको हम समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें अकबर ने जिस तरह से जाके कश्मीर पर हमला किया और हब्बा कतल के साथ जिस तरह से सारी वहाँ पे सारी चीज़ें जिस तरह से हुई, और कश्मीर का जो मुद्दा है मैं समझता हूँ तब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम कश्मीर को हिंदू मुसलमान के दायरे से ऊपर नहीं देखें, हम कश्मीर कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सच ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ और तमाम रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि वो जिसके साथ जाए चले जाए, तो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह जो है वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कश्मीर एक अलग स्टेट बना रहे, और भारत के साथ कौन आना चाहता था? शेख अब्दुल्ला भारत के साथ आना चाहते थे, और भी बाद में लाई भी कश्मीर को भारत के साथ। तो समस्या ये है कि हमको चीज़ों को इस तरह देखना चाहिए। आप, मुझे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कहूँगा तो मैं मैं आपके इस पे आऊँ जरा। अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जब से चुनाव में भी बहुत पानी बह चुका है, बिलर में भी बह चुका है। अब जो है समझ लीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब आज पहली बार जो है कश्मीर जो स्टेट था उससे यूनियन टेरिटरी हो गया। आज यूनियन टेरिटरी अब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो हालात आज पैदा हुए हैं 2019 से पहले की जो भी कश्मीर में समस्याएं रही हैं, जगह समस्याएं बनाई गई हैं, जो भी रहा है, तो इन हालातों में आज जो चुनाव का दुख है, आप क्या समझते हैं कौन कौन सी बातें इसको तय करें? नहीं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कश्मीर और कश्मीर के आवाम अपना आत्मसम्मान चाहते हैं, दे वांट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसके लिए जो स्टेटहुड का चिन्ह का जो मुद्दा है, मैं समझता हूँ उसने उनको काफ़ी प्रभावित किया है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पॉइंट पर बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने बड़ा गलत किया, उसका स्टेटहुड छीन लिया, उसको उसने डिग्रेड कर दिया। और मैं समझता हूँ इसका कांग्रेस को और जो कांग्रेस की एलाइड पार्टीज है उनको काफी फायदा होने वाला है, मुझे लगता है। कश्मीर में जहां तक सवाल है कश्मीर वैली का, वहां तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी का कोई भी बड़ा वाली स्कोप है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि क्योंकि जम्मू जो है वो बहुसंख्यक हिंदू है, वहां पर बीजेपी को फायदा होगा, मुझको लगता है ऐसा ऐसा भी नहीं होगा। बीजेपी को, मुझे वहां नहीं लगता कि उनको भी कोई फायदा होगा, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इस तरह का जो क्या करना चाहिए। मैं तो अभी पिछले 2-3 साल पहले वहां गया था, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई इसमें कम्युनल डिमांड इस तरह का है जैसा देश के और राज्यों में। नहीं, पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपने जो इतनी की बातें कही, उसमें से एक चीज़ और निकल के आती है
कि हिंदुस्तान की जो एक बड़ी काफ़ी बड़ी पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर में इनका चुनाव लड़ रही है, कहीं न कहीं लोगों को अंदेशा है कि वो कुछ जो है ऐसे पार्टी जिनको वो खुद कहते थे कि अलगाववादी पार्टी रहे हैं, और जिसमें से एक जो है इंजीनियर राशिद का जो छोटी सी पार्टी है वो भी है। कहीं माना जा रहा है कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से ऐसे संगठनों के साथ जो है बड़ी पार्टी जो है कहीं न कहीं अपनी शायद ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है। चाहे उससे उनको चुनाव से पहले फ़ायदा हो या चुनाव के बाद अगर सरकार बनाना है उसमें उनको आसानी हो। नहीं देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पे एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब किसी जगह जनता का एक सेंटिमेंट होता है, उसमें कुछ लोग जो हैं सारे उसमें एक अतिवादी दृष्टिकोण ले लेते हैं और कुछ लोग उनके साथ चले जाते हैं। जैसा आपने देखा कि अभी पंजाब में आपने देखा कि एक जो एमपी होके चुन के गए वो जेल में थे, वो खालिस्तान की बात करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि आम सिख जो है खालिस्तान चाहता है, मैं नहीं समझता ऐसा चाहता है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ बहुत सारा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी तरह से जैसे आपने राशिद साहब वगैरह की बात करी, कुछ लोग जो है एक्सट्रीम पोजिशन वाले होते हैं, जो चाहते हैं, मतलब वो हर एक पार्टी में होता है जबकि वो है। लेकिन सवाल ये है कि हमें एक या दो लोगों के पास एक छोटी स्प्लिटर पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए बहुसंख्यक क्या चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना अलगाव वाली बकवास करते हैं। ये मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सवाल ये कि हम लोग सब इस तरह समझते हैं कि जो भी है शायद उनका कोई पाकिस्तान के प्रति स्नेह है, ऐसा है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात। नहीं खैर वो तो मैं भी नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पर इन सारे हालातों में जम्मू किस तरह से बोल रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब जम्मू में क्या कह बता रहा हूँ। नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जम्मू की जो हिंदू हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं या बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी से ही उनका नाता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये देखिए बात ये सही नहीं है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए जो पिछले दिनों जो बीजेपी का राइज हुआ जम्मू में, और भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ये जो है पूरी तरह कांग्रेस के डिक्लाइन का राइज था। बिकॉज कांग्रेस डिक्लाइन और एज ए सेकुलर फोर्स, एज ए प्रीडोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, तो बीजेपी उसका फायदा उठाया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू में फारूक अब्दुल्ला का बहुत बड़ा मकान है। वो बड़े आराम से जम्मू की सड़कों में घूमते हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं और कहीं कोई हिंदू मुसलमान वाली वहाँ बात नहीं आती है। ये सही है कि जम्मू जो है एक हिंदू धार्मिक शहर है। मैं समझता हूँ जम्मू में जितने मंदिर हैं शायद और कहीं ना हो, और एक से एक बड़े मंदिर हैं, सब है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू का हिंदू यस माइंडेड है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कम्युनल है जिस तरह की बात आती है। बीजेपी ने इस स्थिति का फायदा उठाया, कांग्रेस डिक्लाइन कर रही थी, बीजेपी वहां पर आगे बढ़ी। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब अभी भी हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है, हालांकि कांग्रेस ने अलायंस किया है, दोनों पार्टियां मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सारे सीटें लड़ रही हैं, पर अभी भी कहीं के शायद लोगों को लगता है कि कांग्रेस शायद अभी भी वहाँ उतनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है जितना कि खास करके ऐसे चुनाव के वक्त। ये बिल्कुल सही कहा, आप कह रहे हैं आप कांग्रेस वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखिए जब गुलाम नबी आजाद जैसे लोग लीडर कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब कांग्रेस स्ट्रॉन्ग नहीं है वहां पर, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस को जो बीजेपी की बात ये नहीं, इसीलिए उनकी कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई थी। देखिए सारे सारे मामले आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस ने भी कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं किया। उन्होंने जो तमाम इलेक्शंस भी कराए, इस तरह से अपना किया, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं कर पाए इस तरह का। इसीलिए वहाँ की जो पीडीपी जो इसीलिए वहाँ पर आगे बढ़ी सब है। अब पिछले दिनों एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हुई कि पीडीपी ने यह कहा कि हम जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने में। जिसका मतलब यह है कि कश्मीर की पूरी पूरी जो, जैसे आपने आपसे शुरू में कहा, पूरी सियासत जो है वो बीजेपी और नॉन बीजेपी की पे तब्दील हो गई है। आपको क्या लगता है कि पीडीपी हालांकि किसी अलायंस में सीधा सीधा नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस एनसी और पीडीपी के बीच में क्या आपको कोई नजर आता है? नहीं, मेरे ख्याल से टैसिट क्या ओपन अंडरस्टैंडिंग है, इसमें टैसिट की बात ही नहीं है। तीनों पार्टियां जो एक साथ करेगी, पीडीपी जो है उसको अपनी वो रखती है, मैं समझता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी रखती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीडीपी कांग्रेस और सॉरी पीडीपी इंडिया अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में है। इसमें कहीं कोई मुझे तो डाउट नहीं लगता। जो मुझे लगता है ये लोग मिलकर के जो है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ये शायद उनको बड़ी विक्ट्री मिलेगी। सर एक जो आपने रेगिंग की बात की, उसके बाद हम इस बात को खत्म करेंगे।
इस बार भी आम आवाम में भी और पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक जो डर है, इस बार भी रिलीज हो सकती है, ये मैनिपुलेट की जा सकती है इलेक्शन को, और उसमें जो है सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी किसी का साथ दे सकती है। क्या ऐसा आपको लगता है आप कि भाई ऐसा हो देखिए, ये सकता तो है? कहना मुश्किल है। मैं तो उनमें से नहीं हूँ जो कि इसमें रिगिंग में या ईवीएम मैनिपुलेशन में विश्वास रखता हूँ। मेरा तो ये मानना नहीं है। मुझको लगता है कि ये सब बातें जो है कही जाती हैं, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करा के अपने फेवर में करा लेती है, छोटी मोटी डाइवर्सिटीज कर लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल इलेक्शन सिनारियो है उसमें कोई ऐसा कोई बहुत जबरदस्त उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। कश्मीर में ये मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल होगा कि कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है और मैं नहीं समझता कि वो बीजेपी सरकार के दबाव में काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप माथुर साहब आपको। आपने जो बातें कही उसको अगर हम थोड़ा सा लोगों को समझाएं तो ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ कहा उसका मतलब ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से खास करके वोटिंग हो रही है, और कई जगह जिस तरह से खास करके वहाँ के जो औरतें निकल के आ रही हैं और वोटिंग कर रही हैं, इससे ये लगता ज़रूर है कि चुनाव कुछ खास तो है। नतीजा क्या होगा देखने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आम लोग समझ रहे हैं नतीजा उससे कहीं फ़र्क हो, पर जो भी होगा हम यही समझते हो कश्मीर के हक में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। हम मीडिया मैप से बोल रहे हैं, और मीडिया मैप जो है आपको इस तरह की खबरें ले आती रहेगी, और आप जो है हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।